नमस्कार, सभी का स्वागत है मेवाड़ जगत के खास फेसबुक पेज पर। लोकसभा चुनाव की मतगणना चल रही है। जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जो दो राउंड के रुझान सामने आए हैं, जिसमें उदयपुर से जो मन्नालाल रावत है वह आगे चल रहे हैं, तो बांसवाड़ा से जो राजकुमार रावत है वह आगे चले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुनि जी अरोड़ा। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। सर, क्या लगता है उदयपुर में जो मन्नालाल रावत है लगातार शुरुआत से बढ़त बना रहे हैं? मन्नालाल रावत की बढ़त का मुख्य कारण ये रहा है कि उदयपुर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। उसके बाद प्रमोद सामर हुआ, चाहे महामंत्री है, चाहे शिरमाली जी हुए, शहर जिला ग्रामीण वाले अध्यक्ष, जो बीजेपी की कोर टीम है जो यहाँ पे, वो इतनी प्रभावी रूप से काम कर रही है कि उसने हर पार्ट को छुआ, चाहे झाड़ोल हो, चाहे पलासिया हो, चाहे कोटड़ा हो, चाहे गोगुंदा हो, और जो उन्होंने अपनी जो वर्क कमेटी बनाई थी, बूथ वर्कर कमेटी बनाई थी, पन्ना कमेटी बनाई थी, वो कमेटी इतनी प्रभावी नहीं है कि उन्होंने अपना काम बहुत सुचारू रूप से किया। आप पिछले विधानसभा चुनाव को भी देखो, तब भी ये मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक का जो पीछे अनुषंगिक संगठन है, 46 अनुषंगिक संगठन है आरएसएस के, वो पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी का वर्कर पूर्ण रूप से एक था। मगर अब की बार क्या हाल है, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपना काम प्रभावी रूप से करती रही और उसका दिखाव दिख रहा है, और उसी का कारण है कि मन्नालाल रावत जीत रहे। और दूसरा बड़ी बात है कि कांग्रेस एकजुट नहीं हो सकती। हम बार बार ये बात करते हैं कि कांग्रेस एकजुट हो, कांग्रेस एकजुट हो, और कांग्रेस में ताराचंद जी मीणा आए हैं, वो कांग्रेस के हर वर्कर को नहीं जानते, ये एक सबसे बड़ी कमजोरी थी। और जितने वर्कर्स थे यहाँ पे वो खाली फेस शोइंग थे, वो शक्ल दिखाने के लिए सामने आते थे, और बाद में जो ग्राउंड रियलिटी होती थी तो उनका जो वर्क होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था, वो नहीं हो। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी ने जो अपने मतदाताओं को उनको पूरी तरह से भर रखा था, मगर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता था वो ज़्यादा भरा हुआ था, उसमें ज़्यादा कुंठा थी, मगर कांग्रेस उस कुंठा को भी कैच नहीं कर पा सकती। ये सबसे बड़ी कमी रही। कांग्रेस का जो वोटर है वो तैयार था, मगर उसको लाने का काम जो था वो कांग्रेस करने में असफल रही, और ये मेन कारण है कि आज ताराचंद जी एक अच्छे होते हुए भी में राजकुमार रावत जो लगातार बढ़त बना रहे, महेंद्रजीत मालवीय को पछाड़ दिया। हाँ, तो क्या समझते हैं, जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस इधर जाते हैं, मालवीय जी कांग्रेस से भाजपा में आते हैं और फिर आ जाते हैं, फिर इस तरह से पिछड़ जाते हैं। राजकुमार रावत जो बढ़त बना लेते हैं, बाकी दौरान में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी भारत आदिवासी पार्टी बढ़त बना रही है। देखिए, भारत आदिवासी पार्टी जो बाप है उसने अपना ग्राउंड रियलिटी पे काम किया हुआ है, यूथ वहाँ से जुड़ा हुआ है, यूथ की जो मांग थी वहाँ की और आदिवासी की जो मूल मांग है उसके साथ वो कनेक्ट करने में सफल रही। चाहे कहीं भी हो, बाप ने अपने आप को पूर्ण रूप से वहाँ के जनजातीय क्षेत्रों की मांग के अनुरूप और वहाँ के यूथ से कनेक्ट किया। वो ये कह रहा है कि हम आप हैं, जबकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इतने साल सत्ता रहने के बाद भी बाप अपने जनजातीय लोगों से पूर्ण रूप से कनेक्ट नहीं हो सकी। और उसी का मैंने भीखा भाई को भी देखा, भीखा भाई से मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, और लोगों को भी मैंने देखा वहाँ पे, नेताओं को, ताराचंद भगोरा को, चुनीलाल जी गरासिया को। ये लोग नेता बने, जनजातियों में गए, मगर जनजातियों से जिस तरह से कनेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से उनसे, जैसे अपने जयपुर में भावालाल जी थे, वो जनता से जुड़े हुए थे, जनता के सुख दुख के भागी थे, वैसा जो जुड़ाव होना चाहिए एक नेता का, वो ये पार्टी के नेता नहीं कर सके, और इसलिए बाप को बहुत फायदा मिल रहा है और बाप बहुत आगे जा रही है। क्या लगता है सर, कांग्रेस वहाँ पर खत्म नहीं हो गई उस क्षेत्र में? नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस की जड़ें मजबूत है, और अभी जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 का नारा देकर विपक्ष को जिंदा कर दिया। विपक्ष के सामने अस्तित्व का प्रश्न आ गया था, और उस अस्तित्व के प्रश्न को लड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को किया, और
जो विपक्ष है वो जिंदा हुआ और विपक्ष उसके सामने आगे आया है इसके लिए। तो जिस तरह से चित्तौड़ है वहाँ पर सीपी जोशी बढ़त बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो उसका गढ़ है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं, पिछले चुनाव में भी जीते थे, तो क्या लगता है सर? मेरे को लग रहा है कि सीपी जोशी अच्छा काम किया है, सीपी जोशी की पकड़ है और भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अपने आप में काफ़ी है। और भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में जो पट्टों का काम हुआ जिस तरह का, उस पट्टों के काम से भी उसका फायदा मिला है सीपी जोशी को। अध्यक्ष है, प्रदेशाध्यक्ष है और किसानों के बीच में भी उनकी पकड़ रही है, उससे वो काफ़ी आगे है। महिमा कुंवर जो जिन्होंने दामोदर गुर्जर जिनको टिकट मिला, महिमा कुंवर को बीजेपी ने दिया, सुदर्शन सिंह रावत टिकट के लिए मना कर दिया, टिकट चेंज करना पड़ा, क्या मानते हैं आप? राजसमंद में कांग्रेस की स्थिति बड़ी अजीब रही। राजसमंद में सीपी जोशी जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो खुद उलझ गए बांसवाड़ा में जाकर, भीलवाड़ा में जाकर। उनके उलझने से क्या हुआ कि वो जो एरिया था वो पूरा नेतृत्व वहीन हो गया इस तरह से, क्योंकि उनकी अच्छी पकड़ है। अब महिमा कुमारी को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने तुर्क इक्का खेला। 4 राजघराने इस समय राजस्थान की राजनीति में काम कर रहे हैं और उन 4 राजघरानों का असर राज्य की राजनीति में दिख रहा है। अभी जो उप मुख्यमंत्री है वो राजसमंद से ही थी, राजसमंद से एमपी थी और उसके बाद अब वो वहाँ से एमएलए बनी है जाके जाकर। तो राजशाही का परिवार राजसमंद में है, दूसरा राजपूत वोटर वहाँ पे प्रभावी है, तीसरा दामोदर गुर्जर वो यहाँ के लोकल नहीं थे, तो जो गुर्जर बैंड का जो सपोर्ट मिलना चाहिए था उनको वो नहीं मिला और उससे वो आगे बढ़े और उससे दामोदर गुर्जर की वजह से वो रहे आगे। भीलवाड़ा में जो सीपी जोशी जो फिर से पहले आगे बढ़े लेकिन फिर से पिछड़ते नजर आए, दामोदर अग्रवाल है, उन्होंने उनको फिर से पछाड़ दिया। देखिए सीपी जोशी का पुराना काम तो है, वहाँ पे पानी लाने का काम है, ब्रॉडगेज लाने का काम और सब कुछ काम उन्होंने किया है, मगर क्योंकि भीलवाड़ा को मिनी नागपुर कहा जाता है, छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर होने की वजह से वहाँ पे उसका प्रभाव है और दामोदर अग्रवाल क्योंकि वहाँ पे है। हालांकि सीपी जोशी ने बहुत काम किया है भीलवाड़ा में, मगर अब ये तो मुद्दे हैं जो चंबल से पानी लाने हो, ऐसे मुद्दे हो जो सीपी जोशी वहाँ पर बुना पाए उस सांसद रहे जो, लेकिन काम तो किया था, पानी लाने का मेन काम तो सीपी जोशी का ही था, मगर क्योंकि आज जो स्थिति है ना उसमें कांग्रेस का कोई नेता प्रभावी रूप से इफेक्टिव नहीं हो राजस्थान में, ना बड़ी मीटिंगें हुई, ना सब अपने अपने में उलझे हुए रहे। अगर ये उलझे हुए नहीं होते तो उससे काम का इफेक्ट पड़ता, काम आगे बढ़ता। पर कांग्रेस मैं फिर भी इतनी सीटें लेके आ रही है, 10-12 सीटें, तो कांग्रेस ने अपने आप को जिंदा तो रखा। एक दिन पहले किरोड़ी लाल मीणा का बयान था, पहले उन्होंने कहा कि 200 सीट अगर मैं नहीं जीतते हैं तो वो क्या कहते हैं वो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन कल उनका बयान था कि अगर 7 सीटें, 7 जो मेरे को प्रधानमंत्री ने कहा है जिनका मैं प्रभारी हूँ, अगर उनमें से कोई भी एक हारता हूँ तो क्या लगता है वो ऐसा हो पाएगा? देखिए इसके पीछे बहुत सी लंबी राजनीति है, अगर उसको आज डिस्कस करेंगे। किरोड़ी मीणा जो किरोड़ी लाल मीणा है वो सीएम के दावेदार थे, मगर जिस तरह से भजन लाल जी को लाया गया तो उनके अंदर कुंठा तो है ना। किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार कितने लंबे समय संघर्ष किया, इसको कोई भूलता थोड़ी ना राजस्थान, मगर जिस तरह से हुआ है अब, क्योंकि ये आज जो स्थिति बन रही है इसका राजनीति में बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। अब अगर ये 10-12 सीटें अगर आ जाती हैं तो राजस्थान की राजनीति में बहुत प्रभाव पड़ेगा और किरोड़ी लाल मीणा के महत्व बढ़ेगा, भले वो कितना भी कहे कितना भी करे उसको देखें। एनडीए बढ़त बना रही है, लेकिन राजस्थान में जिन सीटों पर जो चल रहा था कि कांग्रेस खाता खोलने जा रही है, ऐसी कई सीटें हैं जहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास कहीं आगे चल रहे हैं, तो कहीं प्रताप सिंह खाचरियावास आगे चल रहे हैं, तो कहीं दूसरे जो अन्य जो जिनका कांग्रेस से गठबंधन हुआ वो आगे चल रहे हैं। तो सर क्या देखते हैं, जिस तरह से बेनीवाल हो, सीकर की जो जिनका माकपा से गठबंधन हुआ हो, या फिर ऐसी दूसरी सीटें? देखिए अभी जो आधी मतगणना हुई है, आधा टाइम अभी और लास्ट मोमेंट तक क्या जाता है उसके बाद अपन इस चीज़ को डिस्कस करें। मगर ये बात तो सही है कि राजस्थान में कांग्रेस परफॉर्म कर रही है, विपक्षी दल परफॉर्म कर रहे हैं और वो अपने मुद्दों को ले जाने में सफल हुई है। उसके क्या कारण, उसी के कारण है कि आज राजस्थान में ये स्थिति नज़र आ रही है और राजस्थान की स्थिति का असर
सेंट्रल राजनीति में भी पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान से दो प्रभावी नेता मन्नालाल जी हमारे बीच हैं। मन्नालाल जी, बिल्कुल हम आपसे बात करेंगे। जिस तरह से परिणाम रुझान आने शुरू हुए हैं, लगातार बढ़त मिलती जा रही है, क्या कहेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री जी 10 साल की परफॉर्मेंस, रिफॉर्म और जो ट्रांसफॉर्म का काम है उसको जनता जनार्दन का समर्थन मिलता चला जा रहा है और तेज़ी से आप देखिए रुझान भी बढ़ते जा रहे हैं और बहुत ऐतिहासिक जो जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। क्या लगता है ताराचंद जी कहेंगे कि भाजपा 400 पार नहीं होगी? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारे अकेले के कहने से नहीं, जनता जनार्दन का जो समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार का 2014-2019 में समर्थन मिला, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के सामने गई, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया और उन मुद्दों पर काम किया, वो सभी के सामने है। तो एक छोटी टिप्पणी, कोई एक बात उसमें नहीं होता, समग्र रूप से देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के समर्थन में देश की जनता है और आगे भी रहेगी। क्या मुद्दे सर रहने वाले हैं आपके क्षेत्र के? एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? आपने सुना होगा कि 100 दिन में क्या होने वाला है, अगले 6 महीने में क्या होने वाला है, ऐसे अनछुए पहलू जो अभी तक निर्णय नहीं हुआ, जिन पे या अभी भी काम करना शेष है, उन सभी मुद्दों पर काम करेंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जन जन की समस्याएं हो, पानी के मुद्दे हो, टूरिज्म के मुद्दे हो, किसानी स्तर पर रोजगार के अधिकाधिक कैसे अवसर पैदा हो, उद्योगों के लिए नए अवसर कैसे पैदा हो, कुछ नए और भी काम हो सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें। आपका जो क्षेत्र है पूरा लगभग आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बेल्ट, और वहाँ पर देखने को मिलता है शिक्षा का अभाव हो या फिर ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो आज़ादी को 75 वर्ष देश मना रहा है, लेकिन आज भी उन सुविधाओं का अभाव है। लोग आज भी चुनाव आते हैं, मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, क्या सोचते हैं इसमें? आप सर, आप जब संकेत कर रहे हैं कुछ समस्याओं की तरफ, तो निश्चित रूप से आप ये कहिएगा कि काम करने की बहुत गुंजाइश है, बहुत तेज़ी से काम करेंगे जहाँ जहाँ भी गुंजाइश है। अब PM जनमन योजना है, वन बंधु योजना है, फॉरेस्ट को लेकर काम है, रोजगार को लेकर काम है, पानी पहुँचाने का काम है। हमारे यहाँ का जो पानी है वो गुजरात की तरफ चला जाता है, उसको रोकने का काम है। और JJM में जो काम रुका हुआ था, जो भी कारण थे, जिसे सरकारों ने नहीं किया, उनकी काम चोरी की वजह से रह गया, उनको जो करप्शन की इशूज़ थे उसकी वजह से रह गया, और सभी इश्यूज़ को ले जाएंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। और लगता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर कुछ नए प्रयोग करने की तरफ भी आगे बढ़ना पड़ेगा और कौशल विकास की बहुत संभावना है, ताकि यहाँ अधिकाधिक अवसर भी पैदा हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, स्थानीय हमारे जितने आर्टिजन्स हैं उनको रोजगार मिले। इसकी बहुत संभावना है, बहुत काम है, इसके लेकर आगे बढ़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सभी से आग्रह है, जिस प्रकार से आपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को समर्थन दिया है, मुद्दों को लेकर समर्थन दिया है, आगे के कालखंड में आपका मार्गदर्शन, आपके विषय अलग अलग माध्यमों से हम तक पहुंचते रहें, सरकार तक पहुंचते रहें और इन विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि जो समाधान है वो उसकी ट्रैक पर आगे बढ़ेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यही समय है, सही समय है। ठीक है, थैंक यू सर। राम। तो ये थे मन्नालाल जी रावत और जो वरिष्ठ पत्रकार मुनीष जी अरोड़ा, जिनसे हमने चुनाव को लेकर खास चर्चा की, कौन जीत रहा है, कौन रुझान में आगे है, कौन सीटों पर क्या रहने वाला है। क्योंकि उदयपुर में जो मन्नालाल रावत है लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, तो बांसवाड़ा जहां पर राजकुमार रोत जो भारत आदिवासी पार्टी से हैं वह लगातार बढ़त बना रहे हैं। जिस तरह से बागीदोरा में उपचुनाव हो रहे हैं तो वहाँ पर भी भारत आदिवासी पार्टी बढ़त बना रही है। चित्तौड़ में डॉक्टर CP जोशी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी वह बढ़त बना रहे हैं। राजसमंद से जो महिमा कुमारी मेवाड़ है वह बढ़त बना रही है। भीलवाड़ा से जो दामोदर अग्रवाल है भाजपा से वह बढ़त बना रहे हैं। ऐसी तमाम सीटें जिन पर लगातार बढ़त मिल रही है और हम भी आप तक तमाम अपडेट पहुँचाते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त राजेश को, नमस्कार। मैंने तो बोला ही नहीं मैं कि मैं आऊँ तो नहीं था कैमरा सेट करा हुआ, देखिए वन टाइम भाग रहा, चेटी भाग रहा।